students. Now we will discuss what is liberalization. Liberalization means removal or reduction of various types of control and restrictions. यानी कि पहले प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इन सब सेक्टर पे गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. उन सब रिस्ट्रिक्शन को या तो रिमूव कर दिया गया या उसको रिड्यूस कर दिया गया. ठीक है, दैट इज लिबरलाइजेशन. तो लिबरलाइजेशन के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स पे इसका डिफरेंट जो मेजर्स थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले स्टडी करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, जो 1991 से पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी था. अब क्या किया गया, अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसको अबॉलिश कर दिया गया. अबॉलिश ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, यानी कि अब लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं था. सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी? अल्कोहल, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि जो देश की सुरक्षा का सामान होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इंडस्ट्रियल के जो विस्फोटक सामान है, हैजर्ड्स केमिकल, जो एक खतरनाक डेंजरस मीन्स केमिकल है. सिर्फ अगर इनकी इंडस्ट्रियल सेटअप करना है तो ही लाइसेंस लेना ज़रूरी था. ठीक है, और क्योंकि ये अगर चीज़ें विदाउट परमिशन के बनाई जाएंगी तो नॉट गुड फॉर अवर कंट्री. ठीक है ना, तो इसलिए इनकी परमिशन लेना ज़रूरी था. दूसरा आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पहले जो पब्लिक सेक्टर है वो बड़ा डोमिनेट रोल प्ले करता था, उसके रोल को भी कम कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया. यानी कि अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस इक्विपमेंट, ये सिर्फ 3 सेक्टर ही थे जो पब्लिक सेक्टर के अंडर थे. बाकी इनको प्राइवेट सेक्टर के मतलब ट्रांसफर कर दिया गया. फिर आ रहा है आपके पास डी रिजर्व्ड फॉर एसएसआई. पहले जो एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो इंक्लूडेड है एमएसएमई में, वो कुछ प्रोडक्शन उनके अंदर रिजर्व थी कि सिर्फ उन्हीं ने ही करनी है, उसी को भी अब डी रिजर्व कर दिया गया. यानी कि अब उसकी प्रोडक्शन कोई भी कर सकता है. ठीक है, डी रिजर्व फॉर एसएसआई, यानी कि जो पहले एसएसआई की प्रोडक्शन के लिए सेक्टर रिजर्व था उसको डी रिजर्व कर दिया, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कोई भी सेक्टर कर सकता है. ये थे आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म. नाउ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुए, यानी कि चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पहले क्या है, जो भी मनी का रेगुलेट कंट्रोल है सारा आरबीआई के पास है. ठीक है, ये काफ़ी डोमिनेट रोल अभी भी प्ले कर रहा है. बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो इसका रोल था, पहले इसका रोल था रेगुलेटर, यानी कि सारा कंट्रोल, रूल्स, रेगुलेशन इसी के अकॉर्डिंग थी. इसके पूछे बिना कोई भी कमर्शियल बैंक अपना काम नहीं कर सकते थे, यानी कि इसका रोल था रेगुलेटर. ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान इसका रोल रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. ठीक है, यानी कि आरबीआई का पहले क्या रोल था, रेगुलेटर, सब कुछ इसने देखना है. अब इसको थोड़ी सी फैसिलिटी दे दी गई बैंक्स को कि वो अपनी मर्जी के अनुसार कुछ अपनी थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं. यानी कि अब आरबीआई का क्या रोल क्या हो गया, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. ये क्लियर कट के क्वेश्चन पूछा जाता है फिलअप्स में या कैसे भी 1 मार्क्स में क्लियर कट पूछा जाता है कि आरबीआई का पहले रोल था एज ए रेगुलेटर, आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फैसिलिटेटर, कि उसने कुछ फैसिलिटीज, कुछ उनको लिबरलाइज कर दिया कमर्शियल बैंक्स को. फिर आ रहा है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही आ रहा है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स. अब यानी कि प्राइवेट बैंक का भी ओरिजिन हुआ, यानी कि आईसीआईसीआई. ठीक है ना, आईसीआईसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और फॉरेन बैंक्स एचएसबीसी यानी कि हांगकांग शिंगाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है. इन सब बैंक्स का भी ओरिजिन हुआ. और एफएफआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अब ये अपनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में कर सकते थे. यानी कि कोई भी मर्चेंट बैंकर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, ये जो फॉरेनर्स के हैं वो इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे. ये थे आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. अगर तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने लिबरलाइजेशन में आपने सारी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एंड नाउ टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है. अगर तो सिर्फ एक हाथ पे पूछा जाता है तो आप उसी को एक्सप्लेन करोगे. यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो अगर आता है पूरा तो उसको थोड़ी सी रिटर्न में प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी आपसे फटाफट अटेम्प्ट हो पाएगा. तो बाकी इंडायरेक्ट वे में क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे. क्लियर. अब आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म,
एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। क्लियर? नाउ टैक्स रिफॉर्म, यानी कि टैक्स रिफॉर्म होता है फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसमें गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने कहाँ से रेवेन्यू लेना है, सोर्स ऑफ इनकम उसके टैक्सेस हैं और कहाँ पे उसने उसको एक्सपेंडिचर करना है, उसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो टैक्स रिफॉर्म यानी कि दो तरह के टैक्सेस होते हैं, होता है डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारी जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, जो जिस पर्सन पे भी जो मतलब इसको इम्पोज किया गया उसी ने इसको पे करना है, वो इसको कहीं शिफ्ट नहीं कर सकता, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं लगाए किसी और पर्सन पे जाते हैं, दिए पे कोई और करता है, जैसे कि सेल्स टैक्स है, ठीक है। यानी कि ये जो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस है सारे कॉम्प्रिहेंसिव रूप बन गया इसका जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड जो हुआ 1 जुलाई 2017 में, यानी कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है। इस जीएसटी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो यानी कि अब जो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं कॉम्प्रिहेंसिव जो मर्ज है इसमें जीएसटी में। और ये जो पहले टैक्स सिस्टम था ये कॉम्प्लिकेटेड था, यानी कि लोग टैक्स की चोरी कर सकते थे, यानी कि टैक्स इवेजन इजीली हो सकता था। अब आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो टैक्स जो सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, मॉडरेट कर दिया गया, यानी कि लोग अपना टैक्स इवेजन ना कर सकें, तो इजीली टैक्स पे करें, ठीक है। और वी मस्ट पे अवर टैक्स बिकॉज यही तो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो फिर आ रहा है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या किया गया, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। डीवैल्यू ऑफ रूपी का मतलब होता है कि जो रूपी की वैल्यू है उसको कम कर दी गई, यानी कि अगर हमने फॉरेन से भी अपनी कुछ गुड मंगवानी है तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी यानी कि रूपी की वैल्यू कम हो जाती है उसमें। इससे क्या होता है, जो हम बाहर से गुड्स मंगवाएंगे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कॉस्टली पड़ते हैं हमें, तो जो एक्सपोर्ट है हमारा वो थोड़ा सा मतलब एक्सपोर्ट चीप रेट कम रेट पड़ता है फिर हमें, यानी कि डीवैल्यूएशन के कारण आपके इंपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स हम ज़्यादा कर पाते हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका जो इनफ्लो है वो हमारी कंट्री में ज़्यादा होने लग पड़ता है, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन रूपी की गई। तो मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो भी एक्सचेंज रेट डिटर्मिन करना था ये मार्केट पे छोड़ दिया गया, मार्केट उनके डिमांड सप्लाई के द्वारा ही उसकी डिटर्मिनेशन किया जाएगा कि क्या वैल्यू है रूपी की। क्लियर? यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर आपके पास डीवैल्यूएशन रूपी एंड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट किया गया। नेक्स्ट रिफॉर्म आ रहा है आपके पास ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या किया, एक तो देखो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो भी अपने पास क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी अब आपको क्लियर है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे उसको रिमूव कर दिया गया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, जो एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज थी उसको भी रिमूव कर दिया गया। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो रिडक्शन उसको कम कर दिया गया, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, उसको लाइसेंसिंग सिस्टम था जो गुड्स को इम्पोर्ट करना है उस पर भी एक मतलब रिलैक्सेशन दिया गया। अब सिर्फ जो भी हैजर्डस एंड इन्वायरमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के इम्पोर्ट के लिए वो ज़रूरी था आपके लिए, उसके लिए लाइसेंस, ठीक है ना। तो क्लियर, ये थे आपके पास लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। In our next lecture we will study about privatization and globalization. Till आप इसको प्रिपेयर कीजिए। Have a nice day.